अरुण, तो क्लियरली दिन बदले हैं एग्जीबिटर्स के, और ये साल मेरे ख्याल से हिस्ट्री में बेस्ट रहा है क्योंकि 3 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स ऑलरेडी आ चुकी हैं, पठान, जवान और गदर 2, और अब एक और जुड़ने की तैयारी हो रही है। किस तरीके से देख रहे हैं आप इन रिलीजेस को? हाय। तो अगर हम बात करें इन रिलीजेस की तो दिसंबर का जो मंथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। एनिमल और साम बहादुर दोनों ही बड़ी बजट, मीडियम टू लार्ज बजट की फिल्म्स है, तो दोनों में अच्छा अट्रैक्शन दिखता है। और इसके आगे सलार और डंकी जैसी मूवीज भी आ रही है जो बहुत ही लार्ज बजट मूवीज है। बट ये कंसिस्टेंसी की एक प्रॉब्लम अभी तक है। अगर हम बात करें गदर के बाद से हमने ऐसी कोई बड़ी पिक्चर नहीं देखी है। गदर, जवान, ये जो पिक्चरें चली थी, जवान के बाद कोई बड़ी अच्छी पिक्चर नहीं देखी है हिंदी में जिसमें सक्सेसफुल बॉक्स ऑफिस किया है। टाइगर पिक्चर थोड़ी चली थी बट वो थोड़ी बिलो पार थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। तो पिक्चरें चल रही हैं बट जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मूवीज में कि अगर हर 3 हफ्ते एक ब्लॉकबस्टर मूवी आए, वैसा नहीं हो रही है। हर 2 या ढाई महीने पिक्चर चल रही है जो बहुत बड़े पैमाने पर चल रही है। ओके, तो फिर इस समय पीवीआर आइनॉक्स को आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि एक सबसे बुरा वक्त देखा इन्होंने कोविड के बाद, लेकिन अब क्लियरली बैक टू द बेस्ट, और टिकट प्राइसेस भी काफ़ी ज़बरदस्त हो गई हैं, मतलब 1500 से 2000 की टिकटें ओपनिंग वीकेंड पे एटलीस्ट। तो अगर हम बात करें जो Q2 क्वार्टर था इनका, वो बहुत ही स्ट्रांग क्वार्टर था। वहां पे इनका जो ऑक्यूपेंसी लेवल था वो प्री कोविड तक पहुंच चुका था, जो कि 32% की ऑक्यूपेंसी थी। बट क्लियरली ये सस्टेनेबल नहीं रहा है। अगर हम अक्टूबर नवंबर की बात करें तो अक्टूबर नवंबर में तकरीबन 30 से 35% का फॉल आया है हमारे हिसाब से ऑक्यूपेंसी लेवल्स में। बिकॉज टाइगर 3 को छोड़ के कोई पिक्चर चली नहीं है। हॉलीवुड मूवी भी कोई बड़ी पिक्चर थी नहीं, रीजनल में भी आई थिंक लियो को छोड़ के कोई पिक्चर चली नहीं है। तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम्स इनमें है कि कंसिस्टेंसी का इशू है। और जब तक मूवीज कंसिस्टेंटली नहीं चलेगी तब तक इनका वैल्यूएशन मल्टीपल में जरा री रेटिंग नहीं आएगा। बट नंदलेस अगर हम बात करें 1 साल पहले या कोविड जब सिनेमाज खुले थे तब से लेके अब तक सिनेमा इंडस्ट्री की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बेटर है। मेरे ख्याल से स्टेडी स्टेट में हम 70 से 80% लेवल पे चलेंगे प्री कोविड ऑक्यूपेंसी के अगेंस्ट अगर हम कंपेयर करें तो। लेकिन हमको 100% प्री कोविड ऑक्यूपेंसी पे कंसिस्टेंटली चलना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि ये स्टॉक्स में अच्छा खासा अपसाइड है ये लेवल से। कि कंसिस्टेंसी एक इशू है, मतलब दो बड़ी हिट के बीच में एक टाइम का जो डिफरेंशियल है वो थोड़ा सा अगर आप देखें यहाँ पर अभी भी खराब है। लेकिन करण, मैं दो चीज़ें पूछना चाहूँगा आपसे यहाँ पे। एक तो जो पीवीआर ने अपने फूड्स एंड बेवरेजेस के प्राइसेस घटाए थे उसका, प्लस ड्यूरिंग वीक डेज मंडे टू थर्सडे जो इन्होंने प्राइस को रेशनलाइज किया था और कुछ स्कीम्स चलाई थी, उसका इम्पैक्ट क्या है, पड़ रहा है क्या अभी तक? वीक डेज में जो फुटफॉल है वो बढ़ रहे हैं क्या? तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था पीवीआर आइनॉक्स पासपोर्ट, वो सिर्फ 20,000 एडमिट्स के लिए था। तो बिकॉज ये स्कीम जो है पूरे ऑल इंडिया स्केल पे नहीं खोली है या लिमिटेशन के साथ खोली है, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो बहुत ही कम दिखेगा हमको। तो उसका नंबर 0.2-0.3% के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा हमारे हिसाब से। तो पहली बात तो ये है। दूसरा, इन्होंने जो एफएनबी में ऑफर्स दिए थे वो काफी तरीके से एब्जॉर्ब हो चुके हैं। बट ऐसा नहीं है कि फुटफॉल्स बढ़ रहा है एफएनबी के वजह से। फुटफॉल्स इवेंचुअली कंटेंट की वजह से ही आता है। ये कह सकते हैं कि बिकॉज कंटेंट अगर बेटर आ रहा है तो एफएनबी कंजम्पशन बढ़ेगा बिकॉज एफएनबी की प्राइसिंग कम हो गई है। इन्होंने बहुत सारे ऑफर्स निकाले थे, प्लस अनलिमिटेड फिल पॉपकॉर्न की भी ऑफर निकाली थी। तो ये सब चीजों की वजह से आई थिंक जो एफएनबी स्पेंड पर हेड जो है वो तो अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही चल रहा है। बट कंटेंट अगर कंसिस्टेंटली आएगा तो इसमें ज्यादा अपसाइड दिखेगा यहाँ से। ओके, अच्छा करण, ठीक है, आपकी बात एक बिल्कुल सही बात आपने कही थी कि दो हिट्स के बीच में जो एक डिफरेंशियल है वो थोड़ा सा अभी भी सेटबैक है। बट ये जो बीते 6 महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग रिलीजेस रहे और उन्होंने फुटफॉल एक छोटे समय के लिए भले ही बढ़ाया हो, बट एग्जैक्टली इन रिलीजेस ने बीते 6 महीने में प्राइस को डायरेक्शन क्या दी है? अगर मैं पूछूं इन दो क्वार्टर्स में एवरेज प्राइस कहाँ से कहाँ गया, कितना परसेंटेज हाइक लेने में पॉसिबल रहे हैं ये कंपनियां? तो अगर हम टिकट प्राइस की बात करें तो जेंडी लास्ट ईयर वर्सेस दिस ईयर तकरीबन 8 से 10% का टिकट प्राइस हाइक दिखता आ रहा है। टिकट प्राइस हाइक में दो चीजें होती है, एक तो होता है कि इन्फ्लेशन लेड टिकट प्राइस हाइक और दूसरा होता है कि मिक्स चेंज। जहाँ पे अगर कंटेंट प्रीमियम है तो उसकी प्राइसेस बहुत हाई होती है। जैसे कि
मिशन इम्पॉसिबल, ओपेनहाइमर जैसे मूवीज आई थी, तो आपकी टिकट प्राइस उसकी वजह से भी बढ़ी थी। तीसरा एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी इन्होंने अडॉप्ट किया है, वो है डायनामिक प्राइसिंग का, कि जब भी सिनेमाज में अगर ऑक्यूपेंसी 30 या 40% के ऊपर हो जाती है, तो इसकी टिकट प्राइसेस बढ़ जाती है। प्लस आई थिंक वीकडे वीकेंड में भी इन्होंने थोड़ा डिफरेंशियल प्राइसिंग अप्रोच देखा है, क्योंकि वीकेंड में क्राउड ज्यादा आता है, सो उनको प्रीमियम देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो वीकडे में क्राउड होता है वो कम होता है, तो मे बी वो लोग लो टिकट प्राइस पाएंगे। तो ये सारी डिफरेंशियल स्ट्रैटेजी को देखते हुए टिकट प्राइस में जो ट्रैक्शन है वो पोस्ट कोविड एरा में बहुत ही स्ट्रांग है। हमारे हिसाब से टिकट प्राइस से अगर हम एवरेज की बात करें, पोस्ट कोविड एरा में तकरीबन 15 से 20% हाई चल रहा है वर्सेस प्री कोविड लेवल, जो कि बहुत ही स्ट्रांग नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।